बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत की मुआशी शरह नमो 3.94 यानी कि तकरीबन 4% बढ़ने की हुकूमत जो है वो इस वक्त पेश गोई कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से एक ट्वीट भी कर चुके हैं, फिर बता चुके हैं कि हमारी किस तरह से मेहनत और काविशों का ये नतीजा है जो ये ग्रोथ बढ़ी है। साथ ही साथ हुकूमती वुज़रा जो हैं, इसे गलत कहें, सही कहें, खुशफहमी कहें या गलत फहमी कहें, आवाम को इसमें मुब्तला करने के लिए बार बार टीवी स्क्रीन्स पर आते रहे और बताते रहे कि जनाब देखिए ये नंबर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। हमाद अज़हर इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कोविड के बदतरीन जो डेविस्टेशन है, जो तबाही उसने पूरी दुनिया में मचाई है और आलमी मंडियों में मचाई है, उसके बावजूद जो जीडीपी ग्रोथ के जितने टारगेट्स थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा और 4% के करीब हम जीडीपी ग्रोथ इंशाअल्लाह ताला अचीव करेंगे। मार्च के महीने में 3.2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट रजिस्टर हुई। जो हमारी रेमिटेंसेज आती हैं 29% का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंक्स के और स्टेट बैंक के अंदर जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो 23 अरब डॉलर के रिजर्व्स मौजूद हैं, जो 2016 से लेके अब तक की हाईएस्ट सतह पे है। हमारा करंट अकाउंट जो है वो 950 मिलियन डॉलर से ज़्यादा सरप्लस में है। वाज़े नज़र आया कि ये माशी तरक्की के जो अच्छे नंबर्स अब सामने आ रहे हैं और वो नंबर्स जो सामने आ रहे हैं वो किसी खसारे के ज़ोर पे नहीं खड़े, तो उससे शायद कायदे हिस्से इख्तलाफ घबरा गए थे। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये इसाक डार के नंबर नहीं हैं, ये हकीकत पर मबनी नंबर हैं। बहरहाल हुकूमत ये दावा एक ऐसे वक्त में कर रही है जब हुकूमत के मुखालिफिन की जानिब से उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब मौजूदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल से भी हम बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले तर्जुमान प्लानिंग कमीशन ज़फरुल हसन अलमास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये जो हुकूमत ने अदादो शुमार दिए हैं इसे लेकर स्टेट बैंक ने भी एतराज़ किया है, वज़ारत ख़जानों को भी कुछ एतराज़ था, ये बता दीजिए वो एतराज़ात थे क्या और क्या वो हल हो गए? देखिए, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोई एतराज किया है। एक क्लैरिफिकेशन थी जो स्टेट बैंक ने मांगी कि हमारे पास जो क्रॉप के नंबर उनके पास थोड़े से डिफरेंट थे पिछले साल के, क्योंकि इसके साल के दौरान में मुख्तलिफ एस्टीमेट आते रहते हैं जो ऑफिशियली, तो वीट के सबसे लेट आते हैं। वीट चूंकि अभी अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग होती है पंजाब में, तो वो एस्टीमेट्स के वजह बेस पे उनको फिर हमने, चूंकि वो उस जुम्मे की नमाज का टाइम हो रहा था, उनका जुम्मे की नमाज के बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे और अपने अपने फिगर देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक के साथ किया तो रिकनसाइल हो गया। अब आप स्टेट बैंक से पूछ लें, उनको किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। वजारत खजाना की तरफ से कोई एतराज नहीं आया, बल्कि वजारत खजाना की तरफ से एक सिमिलर इकोनॉमिक एडवाइजर एकेडमिक्स का कॉमेंट था कि पिछले साल की इन्वेस्टमेंट कोई 6% से ग्रो की है, तो उसमें अगर जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा आ गया है शायद, तो उसमें मतलब यह है कि वो तो मतलब उन्होंने बात की थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कोई इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये देखेंगे कि कोविड से पहले कई सेक्टर ऐसे थे जो कि मतलब नीचे गए, अब वो दोबारा ऊपर आ रहे, तो उसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और ग्रोथ आ रही है। और इसमें जो दूसरे अशारिये हैं, जैसे कि हमाद अज़हर साहब का आपने सुनाया, और कि इसमें जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, और डेट मेरे ख्याल में जो टोटल हमारा जो कर्जा है वो पिछले 15 साल में सबसे कम इस साल में ग्रो हुआ है। तो ये सारे इंडिकेटर्स तो सपोर्ट करते हैं, तो आप ग्रोथ को मतलब एक तरह से देख सकते हैं कि ग्रोथ के बैकग्राउंड में नंबर क्या है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी सीरियस इकोनॉमिस्ट ने कोई एतराज किया है, या मतलब जो है ना वो किसी इदारे की तरफ से, क्योंकि इसमें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बैठा होता है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो है इसके अशारियों को जो है ना वेरीफाई देखते रहते हैं कि ये तो IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी अलमास साहब कोई एतराज नहीं आया? नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब जो ग्रोथ आया है, बल्कि ये कि जो ये मेथोलॉजी है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है 2008 के यूएन के, तमाम ममालिक उसके तहत ही मेजर करते हैं। वो बताते हैं कि आपने कैसे जो है वो जीडीपी या इनकम को कैलकुलेट करना है जी। तो हम जो है, क्योंकि इंटरनेशनली कंपेरेबल होते हैं, तो हमें जो है वो मौका मिलता है कि हम अपने शहरियों को डिफेंड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़फरुल हसन अलमास साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल, ये बताइएगा, हुकूमत जो दावा कर रही है 3.94% जो जीडीपी में ग्रोथ हुई है, क्या ये सही दावा है? और ये ग्रोथ जो हुकूमत बता रही है ये मुताबिकत रखती है मुआशी हालात से?
देखिए ये तो हाँ, मैं नहीं बता सकता कि दावा सही है कि नहीं, क्योंकि डेटा हुकूमत के पास होता है और इस दफ़ा जो ग्रोथ दिखाई गई है वो सर्विसेज सेक्टर में दिखाई गई है, जिसका डेटा वैसे ही बहुत लिमिटेड अवेलेबल होता है, ना मंथली भी नहीं होता, क्वार्टरली भी नहीं होता, एनुअल होता है। तो इसमें दावे को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है, मगर ये ज़रूर है कि जो तवक्कुआत थी उससे कुछ बेहतर है। और ये तवक्कुआत स्टेट बैंक जिसके पास एक्सेस टू डेटा होता है एक आम आदमी या एक आम इकोनॉमिस्ट के मुकाबले में, उसकी कुछ हफ्ते पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया था उसमें भी 3% था। तो उस तनाजुर में देखें तो ये थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस है। और आपका दूसरा सवाल रहा कि क्या आपको नजर आ रहा है, तो आई थिंक कुछ हद तक रिकवरी इकोनॉमी में काफी महीनों से नजर आ रही है। अव्वल तो ये कि कोरोना का इफेक्ट पाकिस्तान में बनिस्बत दूसरे ममालिक में इतना ज्यादा नहीं हुआ। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है उसको कोरोना का फायदा उठाते हुए जो कम किया है उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हुई है। और पाकिस्तान में करेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ओवरऑल इकोनॉमिक के डायरेक्शन में, तो जहां करेंसी भी स्टेबल हुई है तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ता हुआ देखा तो है, बट वो 3% की है या 3.5 है या 4 है, उसका क्लेम एक आम आदमी के लिए अच्छी खबर या मुआशी तरक्की का मतलब ये होता है कि उसकी इनकम बढ़े, उसकी जेब में ज़्यादा पैसे आएँ और चीज़ें दस्तयाब हों ताकि उनकी कीमतें कुछ कम हो जाएं। हम ये देख रहे हैं कि अमूमी ऑब्जर्वेशन ये है, आम आदमी की ऑब्जर्वेशन ये है कि उसकी जेब में इजाफी पैसा नहीं आया, बिजली जो है वो महंगी होती चली जा रही है, जो कमोडिटीज़ हैं, जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं। तो क्या इस तरक्की के असरात बाजार में और आम आदमी की जेब पे नजर आएंगे? अच्छा हबीब साहब, आपकी आवाज़ सही नहीं आई, मगर जितना मैं समझा हूँ आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो महंगाई है और जो परचेजिंग पावर है या उस हिसाब से इफेक्ट जरूर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप 3 साल में देख लें कि पाकिस्तान का जो जीडीपी पर कैपिटा है जो 2018 में थी, अभी भी डॉलर टर्म्स में वो कम है। इसका मतलब है कि एक आम पाकिस्तानी गरीब हुआ है या मतलब पाकिस्तानी पोरर हुए हैं। मगर जो मैं रिकवरी की बात कर रहा था, अब वो मैं रिकवरी की बात कर रहा था पिछले साल से। अब देखिए कंपैरिजन 4 किस्म के हो सकते हैं। कंपैरिजन हो सकते हैं तवक्कुआत के बरक्स, ये भी एक कंपैरिजन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले क्या होता रहा है, अभी क्या होता रहा है, ये भी हो सकता है। कंपैरिजन ये भी हो सकता है कि रीजनल कंट्रीज से हम कहाँ खड़े हैं, और कंपैरिजन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को कहाँ पे होना चाहिए। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है या पाकिस्तान में एक आम गरीब आदमी को रोटी या रोजगार मुहैया करना है, उस हिसाब से तो हालात पाकिस्तान के बुरे हैं। मगर जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि जो पिछले 6-8 महीने में जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बेहतरी के आसार नजर आए हैं, क्योंकि कोविड वाला साल जो पिछला साल था वो बहुत ही कठिन था। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो आप बता रहे हैं दरअसल ये रिकवरी है, यानी हमने पिछला साल बहुत बुरा गुजारा था और इस साल चूंकि उतनी बुराई नहीं है, वो जो बंद हो गई थी सनतें पिछले साल वो इस दफ़ा कुछ चल पड़ी हैं, इसकी वजह से हमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन क्या इसमें हुकूमत की पॉलिसी का भी कोई अमल दखल है या ये एक नेचुरल इकोनॉमी के अंदर मौजूद ताकत जो है उसने अपने आप को दोबारा सरफेस किया है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में ये इकोनॉमिक रिकवरी ही है और ये पिछले साल की वजह से भी है और इसके पिछले साल की वजह से भी है। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में जीडीपी ग्रो नहीं की है। ये बहुत ही पेनफुल और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क जिसकी आबादी 2% बढ़ रही हो, उसका पिछले 2 साल में जीडीपी ग्रोथ इस साल को हटा के वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल में रिकवरी ही कहेंगे। अब दूसरा आपका सवाल है कि हुकूमत की कारकर्दगी का है कि नहीं। अब ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है कि मैं इसमें बताऊं क्या है, बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक हुकूमत ने इस साल में कुछ ऐसे इकदाम लिए जिसकी वजह से रिकवरी आई, और वो इकदाम में सबसे बड़ा इकदाम जो है वो इंटरेस्ट रेट का कम करना है टाइमली बेसिस पे। अब वो एक अलग बहस है कि एक साल में वो 13% भी कर दिया और उसी साल उन्होंने 7% भी कर दिया। बट आपके सवाल का जवाब ये है कि ये तयन करना मुश्किल है कि ये रिकवरी लो बेस की वजह से भी है हुकूमत की, मगर मेरे हिसाब से लो बेस का भी किरदार रहा है और कुछ हुकूमत का किरदार रहा है। और उस किरदार में सबसे अहम मेरे ख्याल में
इंटरेस्ट रेट है, और शायद दूसरा अगर आप मुझसे पूछें तो वो है करेंसी, और अगर तीसरा पॉइंट पूछें तो जो खौफ की फिजा थी, जो पकड़ दकड़ थी, और जो बदला लेने की जो रविश थी और वो जो स्टाइल था, थोड़ा सा लचक उसमें भी हमने देखी है पिछले 1 साल में। अच्छा, अब सुहेल, ये अगर हम तस्वुर करें एक ऐसी हुकूमत का जो PMLN की गवर्नमेंट थी, या आप पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में जो PSDP है यानी तरक्याती अखराजात अगर हो रहे होते, सूबे जो हैं, सूबों ने जो तरक्याती अखराजात करने थे वो कर रहे होते, गलियां सड़कें नालियां बन रही होती, तो फिर हम कहाँ पे खड़े होते? फिर आपको लगता है कि हम बेहतर ग्रो कर सकते थे अगर हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही होती इस फ्रंट पे? देखिए, अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता जो शौकत तरीन का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो बिल्कुल हम वहाँ ही होते जहाँ बांग्लादेश है। हमारी जो पिछले 3 साल की अगर हम एवरेज लें तो ये कोई 2% बनती है। चले उसमें कोरोना का भी एक था फैक्टर, बट अगर ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते तो मेरे ख्याल में एवरेज ग्रोथ आपकी 5% होती, और पाकिस्तान को तो 6% जैसे ऊपर की ग्रोथ चाहिए लोगों को बेरोजगारी से बनाने के लिए। मगर मसला ये कि इतना आसान सिचुएशन नहीं है। अब हुकूमत ने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्यों रिलीज नहीं किया, उसके 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो उनके पास पैसे ही नहीं है। ये पहली हुकूमत है या ये पहला दौर है कि 3 साल फिस्कल डेफिसिट 7-8% है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। जब आपका फिस्कल डेफिसिट लगातार 7-8% होगा तो फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, और आपके पास जो पैसे हैं वो सिर्फ तनख्वाहों के लिए हैं और सुहेल, अगर हम उन प्रोजेक्ट्स को देखें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चलने थे, मिसाल उसकी ले लेते हैं रिंग रोड, रावलपिंडी का रिंग रोड। रावलपिंडी के रिंग रोड पे हुकूमत ने पैसा नहीं लगाना था, पैसा किसी और ने लगाना था। और वो प्रोजेक्ट जो है अब वो जिसने बनाया था उसको भी पकड़ा जा रहा है, और अंदरूनी सियासतें खैर उसमें क्या रोल प्ले कर रही हैं वो एक अलग मौजू है। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं। CPEC की रफ्तार जो है वो कम हो गई, हमें काफ़ी तेज़ी से उस पर काम कर रहे थे, जो एकदम हमारी रफ्तार कम हो गई। तो क्या इसने भी रोल प्ले किया, क्योंकि ये तो कोरोना से इफेक्ट होने वाली चीज़ें नहीं थी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी आपने जो सवाल पूछा इससे पहले मैंने उसमें 3 फैक्टर बताए थे कि जो थोड़ी सी इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, उसमें एक करेंसी था, एक इंटरेस्ट रेट था, और तीसरा ये था कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल में कुछ बेहतरी आई है। मगर आपका कहना सही है कि शुरू के 2 साल में तो बहुत ही खौफ का सा माहौल था, और अभी भी जिस तरह ये आपने बताया जो कुछ नैब रिलेटेड इंक्वायरीज या चल रही हैं, उससे खौफ का माहौल होता है, चाहे वो चाइनीज इन्वेस्टर हो या लोकल इन्वेस्टर्स हो। फिर वो मोहतात हो जाते हैं, ना सिर्फ वो मोहतात हो जाते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी मोहतात हो जाती है। और ये हमने ये भी देखा है, और ये इतलाक भी है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का एक तो कम होने की रीज़न ये है कि पैसा नहीं है, और दूसरी रीज़न ये है कि कोई उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता कि जो हमारे यहाँ माहौल चला है वो अगर अगली हुकूमत ने आके वही करना शुरू कर दिया जो ये हुकूमत आ रही है, तो इस वजह से भी एक फैक्टर है कि जो ओवरऑल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर तो हो रहा है, मगर ऐसा रिस्टोर नहीं हुआ कि पाकिस्तान की GDP 5-6% हो जी। अच्छा हबीब साहब, जैसा कि मोहम्मद सुहेल भी हमें बता रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि मतलब हुकूमत जो है वाकई उनकी पॉलिसी कुछ काम कर गई है, और अपने तौर पर भी मईशत ने करवट ली है तरक्की की जानिब, और कुछ अदादोशुमार अच्छे हो गए। आपकी मईशत को लेकर कुछ राय अच्छी नहीं थी, तो अब आपने अपनी राय से रिजू कर लिया? नहीं, मेरी राय अब भी वही है। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी जैसे मोहम्मद सुहेल ने बताया कि असल प्रॉब्लम यह है कि आपने पिछले साल क्या हुआ था हमारे साथ, मैं उसमें गवर्नमेंट की नहीं कह रहा, कोरोना था ना, कोरोना की वजह से आपने बड़े बड़े लॉकडाउन्स किए, ठीक है, आपकी यानी पिछले माली साल में और उससे मुत्तसिल माली साल में भी। हमारा क्या हुआ था, फैक्ट्री हमारी बंद थी। पिछले साल हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, जहां पे गाड़ियां बन रही हैं और इस तरह की चीजें जो मसनूआत बनती हैं, वो -10.2% थी। तो जब वो चलना शुरू हो गई, यानी एक आपकी पॉलिसी की वजह से जो कारखाना बंद हुआ था, गई थी, हाँ। जब आपने थोड़ी सी पॉलिसी एडजस्ट की, वो दोबारा चल पड़ा, तो अब आप इसको तरक्की करें, नया कारखाना नहीं लगा। इसी तरह पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल में क्या हुआ था, पेट्रोल में ये हुआ था कि आपके एक मौके पे, आपको याद है, उसकी तफ्तीश भी हो रही है आजकल पाकिस्तान में। तफ्तीश का तो बड़ा रिवाज है ना, फौरन वजीर आजम को पता चले, वो कहते हैं एक माफिया है, अब माफिया को पकड़ो, तो माफिया निकले ना निकले, माफियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसमें भी आपकी मिसमैनेजमेंट थी, आपने रिफाइनरीज बंद कर दी, आपने सब कुछ बंद हुआ, अब वो चल पड़ा,
کیونکہ چیزیں تھوڑی سی نارمل ہوئیں اور کچھ اللہ کے حکم سے کچھ آپ کو بھی سمجھ آئے گی، کیونکہ کچھ دن پہلے آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں 2 سال تو سمجھنے میں لگ گئے ہیں، بالکل، تو آپ کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے۔ تیسرا جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اب تک بالکل سہیل نے ٹھیک کہا، وہ اب تک دور نہیں ہو رہا، وہ ہے خوف کی فضا۔ آپ نے یہ رنگ روڈ کا کیا حال کیا؟ آپ نے رنگ روڈ میں پرائیویٹ سیکٹر نے آنا تھا نا، تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ پالیسی میں کوئی جوہری تبدیلی آئی ہے، اور کوئی یہ جو ترقی کی شرح ہے جو 3% آپ نے دیکھی ہے، اس پہ ہم بغلے بجانے لگ جائیں۔ اصل پرابلم سہیل نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہم دراصل ریکور کر رہے ہیں اور اس سطح پہ نہیں پہنچے جہاں پہ نواز شریف حکومت چھوڑ کے گئی تھی۔ نواز شریف جو حکومت چھوڑ کر گئی تھی اس پر شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا اور بتایا، اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھے، 5 کچھ وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے یہ چھوڑ کر ہم لوگ گئے تھے۔ اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کون سی سچی جھوٹی کہانیاں عوام کو سنا رہی ہے، اب معیشت کس پاتال میں گر گئی ہے، اس پر حیران ہو رہے ہیں وہ۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کی بھی اور حبیب صاحب کی بھی، جتنی کوشش آپ نے کی ہے دونوں نے مل کے اس کو حکومت کی کسی طریقے ناکامی اور کوئی آٹومیٹک کوئی فضائی طور پہ کوئی بہتری کو بنانے کی۔ میں نے تو سوال کیا، میرا کام صرف سوال کرنا ہے۔ نہیں، میرا کام صرف سوال کرنا، میں نے حبیب صاحب سے کیا اور آپ گزارش سنیے۔ آپ نے شروع میں کہا کہ حکومت کسی چیز میں مبتلا ہے اور عوام کو کسی چیز میں مبتلا کرنا چاہ رہی ہے، ہم اس کو واپس چلا سکتے ہیں آپ کے انڈیا کے اندر۔ ایسا دعویٰ کر رہی ہے۔ گزارش حبیب صاحب نے بھی کہا کہ نہیں وہ ایکچولی وہ جتنے سوال انہوں نے سہیل صاحب سے پوچھے، انہوں نے کہا نہیں ایکچولی جس کھائی میں پڑ گئی تھی اس کھائی میں سے نکلنے کے لیے وہ تو آٹومیٹکلی نکل رہی تھی۔ میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، گزارش میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم جتنی کوشش ہم نے اس کو حکومت کی کامیابی کی بجائے حکومت کی ناکامی دکھانے کے اندر کی ہے، اگر ہم اتنی کوشش ویسے اکانومی کے اندر کر لیں تو اکانومی ویسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ 2-3 باتیں حبیب صاحب نے کہا کہ اصل میں تو یہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ پہلے اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی تھی، یہ بھی اور ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا، یہ بھی حبیب صاحب حکومت کی پالیسیز کی کامیابی ہے کہ کرونا کے اندر ہم نے جس طریقے سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے، جس کی وجہ سے پوری اکانومی بند نہیں کرنی پڑی، جو انگلینڈ کو کرنی پڑی، جو امریکہ کو کرنی پڑی، جو اسپین کو کرنی پڑی، جو ایران کو کرنی پڑی، جو انڈیا ابھی تک کر رہا ہے۔ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہم اس نہج پہ نہیں پہنچے۔ حکومت کی پالیسیز ہی کی بات ہے کہ ابھی حبیب صاحب نے کہا کہ سی پیک کے اندر پہلے تو بڑی جوہری تیزی تھی اور اب نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کون سا وقت تھا جب سی پیک اس سے زیادہ تیز چل رہا تھا، وہ کون سا وقت تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر جب یہ جنرل عاصم باجوہ کے ٹائم پیریڈ اور آج کل کے ٹائم پیریڈ سے زیادہ تیز چل رہا تھا سی پیک؟ کیا اسحاق ڈار صاحب اس کو کندھے پہ لے کے اٹھا کے بھاگ رہے تھے؟ کیا زرداری صاحب اس سے تیز چلا رہے تھے سی پیک؟ کوئی حکومت کا ٹائم پیریڈ پچھلے 24 مہینے کے علاوہ بتا دیں، پچھلے 3 سال کے علاوہ بتا دیں جب سی پیک اتنی تیزی سے چل رہا ہو جتنی تیزی سے اب چل رہا ہے۔ حبیب صاحب نے کہا کہ وہ جی سی پیک بھی سلو ہو گیا۔ مس مینجمنٹ کی بات کی، دیکھیے ایک منٹ، ساری دنیا میں دو باتیں پوری کر رہا ہوں، 2 باتیں پوری کر رہا ہوں۔ سی پیک پہ کام آپ نے کہا ہے نا، میں نے کہا سلو ہو رہا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سی پیک پہ کام رک چکا ہے۔ ضرور آپ کی نظر میں رکا ہوا ہوگا حبیب صاحب، لیکن ہر روز آئے روز حکومت اناؤنس کرتی ہے کہ نئے پروجیکٹس کون سے اناؤنس ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کو حکومت پہ کے اوپر اعتبار نہیں ہے تو چائنیز ایمبیسڈر پچھلے 2 مہینے کے اندر 3 پروجیکٹس کم از کم انوگریٹ کر کے چلا چکے ہیں اور اس کی تعریف کر چکے ہیں۔ چلیں آپ حکومت کی بات نہ مانیں، جو سی پیک بنا رہے ہیں چینیز ان کی تو بات مان لیں کہ یہ ٹھیک پیس پہ چل رہا ہے۔ میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم کے اندر تو کیا جوہری کام چل رہا تھا۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا آن اے لائٹر نوٹ بتاؤں، کچھ دن پہلے ایک بڑے ڈپریسنگ سے ٹائم پیریڈ کے اندر جب اسرائیل پیلسٹینین ایشو ہو رہا تھا تو کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی تھوڑی سی لائٹر موڈ کے اوپر کیا کریں، تو ہم سب نے سوچا کہ اسحاق ڈار صاحب کا بی بی سی کا انٹرویو دیکھ لینا چاہیے جو ہارڈ ٹاک کے اندر انہوں نے دیا تھا، جو کہ جھوٹ کے انبار سے بھرا ہوا تھا۔ آج حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز صاحب کو واپس یاد کروایا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے اپنے والے نمبرز نہیں ہیں، یہ ویریفائبل نمبرز ہیں جو بھی سہیل صاحب نے بھی ویریفائی کر کے دیے۔ فائنانس منسٹری کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کا کوئی نہیں ہے، آئی ایم ایف کا کوئی نہیں ہے۔ کتنی ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کی کامیابی کو بھی اس کی ناکامی کر کے دکھائیں۔ حکومت کی بڑی ناکامیاں ہیں، اس حکومت کی بڑی ناکامیاں ہیں، اس حکومت کی کے اندر بڑی مس مینجمنٹ ہوگی، لیکن جہاں پہ 2 چیزیں ٹھیک کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کا تھوڑی سی ضرورت ہے۔ لاسٹ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ان نمبرز پہ بلیو ہے؟ 3% تک تو سبھی مان رہے تھے۔
देखिए, मैंने हबीब साहब कहा कि ये तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर मैं नौकरी कर रहा होता या वहाँ मौजूद होता तो बता सकता था। अब तो हमारे पास जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उसी पे हम बता सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नंबर, जिस तरह मैंने कहा कि काफ़ी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप एस्टिमेट लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, अगर एग्रीकल्चर है तो वहाँ तो नंबर आ रहे होते हैं, कॉटन की प्रोडक्शन क्या है। इंडस्ट्रियल है, वहाँ पे LSM के नंबर हर महीने आ रहे होते हैं। जो सर्विसेज है, जो पाकिस्तान की GDP का 55% से ज्यादा है, जिसमें होलसेल ट्रेड है, जिसमें रिटेल ट्रेड है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें मेजॉरिटी के नंबर्स हमें अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप एक भी एस्टिमेट को ऊपर कर दें 2-4%, तो ये GDP ऊपर नीचे हो जाती है। और हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि नए साल पिछले सालों की GDP रिवाइज होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा, जिस तरह आपके भाई कह रहे थे कि मैंने वेरीफाई किया, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इल्म नहीं है कि ये सही है गलत है। मैं तो सिर्फ उस पर कमेंट कर रहा हूँ जो अखबार में या जो ट्विटर पे मिनिस्टर ने नंबर्स दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। जी हबीब साहब, जी जी, बात मैं करना चाहता हूँ। मैं अभी नंबर्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे इन नंबर्स पे यकीन है। आपको यकीन है? उसकी वजह यकीन है जी, उसकी वजह मैं इनको कम समझता हूँ। हाँ। मैं इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी जी, मुझे इन नंबर पे यकीन है। उसकी वजह एक तो पिछला साल पैथेटिक था। नंबर 2, हमारी टैक्स कलेक्शन 16% बढ़ी है, यानी नॉमिनली हमारा GDP 14.8% बढ़ा है और हमारे टैक्सेस भी बढ़े हैं। तो ये नंबर भी ठीक है। इसमें भी हुकूमत की पॉलिसी का तो कोई कमाल नहीं है। इसमें भी नहीं है। अच्छा, नहीं, माइनर सा एक छोटा सा है, वरना अच्छा, लोगों ने खुद देने कर जी, वरना लोगों ने खुद दिया। अच्छा, और उसके बाद एक जो इसमें करेक्ट जो बारीकियों में चीजें ना, जिसे कहते हैं डेविल्स लिव इन डिटेल्स, शैतान तफसीलात में रहता है। इसमें अगर आप देखें ना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, उसमें उसका नंबर मैं देख रहा था 0.6 डाउन। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके सफर, आपकी बसें, आपके ट्रक नहीं चल रहे कोरोना की वजह से। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो नंबर, इसमें भी वो हकीकत हमारी आंखों के सामने है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मुझे इस नंबर पे बिलीव है, जिसमें हुकूमत का कोई काम नहीं है। हुकूमत का कोई काम नहीं अगर ये नंबर जो कह रही है ठीक है, तो अल्लाह करे इसके सम्राट जो हैं वो आवाम तक भी ज़रूर पहुँचें। ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर तरीन ग्रुप की आज एक और मुलाकात हुई है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए हुकूमत और तरीन ग्रुप दोनों की जानिब से कोशिशें जारी हैं। तरीन ग्रुप पहले वज़ीर आज़म से मिला, जिसके बाद 2 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से। आज इस ग्रुप की मुलाकात हुई है फवाद चौधरी से, जिसके बाद फवाद चौधरी कहते हैं कि जनाब, एक ख़ानदान में भी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं। इसी पर हम बात करते हैं। हबीब साहब, मतलब हुकूमत भी खासी एक्टिव है। मतलब फवाद चौधरी ने भी अब मिल लिया आज तो तरीन ग्रुप से, और वो कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कल भी अर्ज़ किया था कि जो मुश्तरका दोस्त हैं जहांगीर खान तरीन साहब के और इमरान खान साहब के, तो उन्होंने एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। और जब उन्होंने रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, और हमारी तारीख ये बताती है कि जब रोल वहाँ से प्ले होता है मुश्तरका दोस्तों की तरफ से, तो फिर सारे के सारे लोग आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने लगते हैं। और वो बज़ाहिर जो इख्तलाफात ऐसे नज़र आते हैं, वो इख्तलाफात की खलीज ऐसी लगती है कि जैसे इसके दूसरा सिरा भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको दोबारा ऐसा लगता है कि ऐसे मिल गए हैं कि गोया कभी दरार भी नहीं थी। तो लिहाजा एक तो बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा है ये उसका नतीजा है। दूसरी बात यह है कि ये एक रियलाइजेशन भी है, और वो है दरअसल 2 जगह पे, इमरान खान साहब की हाँ, और उसके साथ साथ फिर जहांगीर खान तरीन के हाँ। अच्छा, इमरान खान साहब के हाँ ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था, अब उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं। लोग इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द नालायकों का जो जमघटा इकट्ठा किया था, उस जमघटे की, बल्कि नालायकों के जम्मे गफीर की वजह से मुल्क का जो हाल हुआ वो खुद अब उन पर अयां हो रहा है। और एक एक करके जब आदमी बदल रहे हैं, जहाँ पे एक दुरुस्त आदमी आता है, वहाँ पे आप बेहतरी भी देखने लगते हैं, तो फौरन आपको नज़र आ जाती है। इसी तरह जहांगीर खान तरीन को ये एहसास हुआ। दुरुस्त आदमी कौन है हबीब साहब? कई हैं जो ब्यूरोक्रेसी की सतह पे, टेक्नोक्रेट्स की जगह पे लगे। अच्छा, और अब उन्हें लोगों की अहमियत का एहसास हो रहा है। उसके साथ फिर ये भी अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर कुछ लोग टूट जाएं, वो पहले समझते थे कि मतलब मेरी तरह का कोई नहीं है। याद है मतलब अकेले कुल समझना कुछ इस तरह मैं आपको करता नरगसियत इसे कहते हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उन्हें अंदाजा हुआ कि नहीं, लोग सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी पर भी खड़े हो सकते हैं।
لوگ انہیں نو بھی کہہ سکتے ہیں, لوگ ٹوٹ بھی سکتے ہیں, اور یوسف رضا گیلانی کا قومی اسمبلی سے الیکشن جیت جانا وہ دراصل عمران خان صاحب کے لیے وہ جس حسین خواب میں رہ رہے تھے وہ حسین خواب کے ٹوٹنے کا سبب بنا. اور جہانگیر خان ترین صاحب کے سائیڈ پہ, اور اس کا اظہار جگہ جگہ پہ ہوا ہے, میں تب یہ آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم اس لڑائی میں کس حد تک جائیں. ابھی ہمدردیاں جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہانگیر خان ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن کیا وہ موقع, وہ کون سا موقع آ جائے جب لوگ سمجھے نہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ عین انصاف ہو رہا ہے, وہ کر رہے ہیں, وہ موقع ہوگا جب جہانگیر خان ترین صاحب کے کو کوئی این آر او ملے گا. اچھا, اور وہ یہ تاثر, یہ دامن بھی, یہ داغ بھی اپنے دامن پر نہیں لگوانا چاہتے. تو لہٰذا جہانگیر خان ترین کو بھی اندازہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے اس انکوائری سے نکلنا ہے. اور جہانگیر خان ترین صاحب کوئی وزیر اعظم کے یا پی ٹی آئی کے متبادل امیدوار نہیں ہیں. ہمارے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ایک نیا عمران خان ان میکنگ نظر آ رہا ہے. فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ جتنی مرضی اب صلح کر لیں, آپ زپ لگائیں, آپ ٹانکے لگائیں, اب یہ اختلاف ختم ہونے والا نہیں. آپ کل بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ اب حالات اس نہج پر ہیں کہ کچھ نہیں حاصل ہونا. ایڈجسٹمنٹ ہوگی, اختلاف ختم نہیں ہوگا. یہ گروپ میں سے چند لوگ ٹوٹ جائیں, چند لوگ نہ ٹوٹیں, اس گروپ کا نام ہے جہانگیر خان ترین گروپ. کیا اپوزیشن فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اپوزیشن اس لڑائی کو بڑھانے کی کوشش ضرور کرتی ہے, لیکن جہانگیر خان ترین اس طرف نہیں جا رہے. لیکن خان صاحب کو یہ بات سمجھنی ہے, جہانگیر خان ترین کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی, کہ ان دونوں کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, کم از کم وہ 3 منسٹر جو پرسوں ایوان صدر میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین کو واپس نہیں آنے دینا, ہم خان صاحب سے بات کریں گے. نام بتا دیں, نہیں نام چھوڑ آسانی ہو جائے گی پرائم منسٹر اچھا, کے لیے. وہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کی ایک ملاقات پہ عمران خان صاحب کو پریشانی ہوئی تھی, ان کا وہ ناخوش ہوئے. ان 6 میں سے کوئی 3 ہے. وہ 3 لوگ جب ایوان صدر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ صلح صفائی نہیں چاہتے. اور لاسٹلی جہانگیر خان ترین کو بھی اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے کم از کم 4 لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی سودے بازی کر رہے ہیں. جی حبیب صاحب, سعد آپ کا بھی کامنٹ لیتی ہوں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر آگے, ان سے نہ پہلے بات کر لیں. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے ترین گروپ کی آج, کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو اختلافات جنم لے رہے تھے یا ہیں موجود وہ ختم ہو گئے آج کی ملاقات کے بعد؟ جی دیکھیے, کوشش تو یہی ہے کہ جو کوارڈینیشن کا ایک تھوڑا فقدان رہا ہے, ایک انتظامی کوارڈینیشن کا اور ایک پولیٹیکل کوارڈینیشن کا, جو رابطہ کار کچھ ان کے ایشوز ہیں ان کو انشاءاللہ ریزالو کریں گے. اور جس طرح سے انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں انہیں عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر مکمل اعتماد ہے, اور وہ اپنے مطالبات یا جو بھی ان کے گفتگو تھی وہ اس ایک پیمانے میں یا اس ایک لائن کے اندر رہ کے کرتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے ہر ایک کا حق ہے وہ کرتا ہے, لیکن کوئی اختلافات والی بات نہیں ہے. جو گلے شکوے تھے وہ زیادہ تر حد تک دور ہو گئے ہیں, کچھ جو ہیں جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ 1 ہفتے میں مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو بات کر رہے تھے اس پر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سعد, فواد چودھری اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بہرحال دیکھیے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا یہ ایفیکٹولی پہلا ٹرم ہے پاور کے اندر. جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی پاور میں نہیں آتی نا, اور صوبے کے اندر نہیں, مرکز میں جب تک وہ پاور میں نہیں آتی, تو اس کے اندر کی جو پرائم منسٹر کے خلاف, کسی بھی لیڈرشپ کے خلاف جو اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر کے مسائل ہوتے ہیں وہ سرفس کے اوپر نہیں آتے. فار ایگزامپل زرداری صاحب کے ویزاوی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویزاوی جتنے بھی مسائل ہیں وہ سندھ حکومت کے اندر صرف رہتے ہوئے ان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں کی خلش نہیں ہوگی, کیونکہ جو بھی بات ہوگی وہ
चीफ मिनिस्टर मुराद साहब के पर्सपेक्टिव में होगी। जब तक पीपल्स पार्टी वजीर आजम नहीं बनेगी ना, तो लोगों के अपनी पार्टी के अंदर के लोगों के मसाइल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पर्सपेक्टिव के अंदर सामने नहीं आएंगे। जब तक इमरान खान साहब की KPK के अंदर एक गवर्नमेंट थी जो कि 2013 से 15 तक की थी, तो खान साहब के खिलाफ क्या खलिश थी लोगों को पार्टी के अंदर, ये सरफेस के ऊपर नहीं आई थी। ये बड़ी नेचुरल बात है कि ओवर टाइम, और मैं जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं कर रहा, जनरली भी अगर जहांगीर तरीन साहब नहीं होते तो कोई और एक्सक्यूज होती, नहीं तो कोई और एक्सक्यूज होती, कि पार्टी के अंदर कुछ लोग अपने आप को इग्नोर्ड फील करते हैं। नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत के अंदर थे, हबीब अकरम साहब बताते थे इसी टेलीविजन शो के ऊपर कि मिनिस्टर्स कैबिनेट के कहते हैं कि उनको सिफारिश करवानी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर से 5 मिनट का टाइम लेने के लिए। ये बात दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे जो दूसरे मिनिस्टरों को और हबीब साहब जैसे कुछ दोस्तों को और दीगर लोगों को, अच्छा चले हबीब साहब को, कुछ दोस्तों को सिफारिश करते थे कि प्राइम मिनिस्टर से 5 मिनट का टाइम ले दें। ये बात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आती है कि कुछ लोग अपने आप को इग्नोर्ड फील करते हैं, ओवर टाइम उनकी कुछ ग्रीवेंसेस बन जाती हैं। जो दूसरी बात है वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है, जो हबीब साहब ने कहा कि कुछ दोस्तों ने इनकरेज किया कि आपके अंदर के अपने जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करें। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सिवाय एक के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने भी जब भी दोस्त सजेस्ट करते हैं तो मसाइल का हल ढूंढ लिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हबीब साहब ऐसी करती है, वो भी मसाइल का हल ढूंढ लेती है। BAP भी मसाइल का हल ढूंढ लेती है, PMLQ भी मसाइल का हल ढूंढ लेती है, PTI भी ढूंढ लेती है, सब लोग ढूंढ लेते हैं। माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ढूंढ लेती थी। अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने माजी के अंदर नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी स्पीच की, और पंजाब के अंदर उन्हीं के सपूत ने फ़लस्तीन के इशू के दरमियान में भी स्पीच की, जो दोस्तों के कहने के ऊपर मसाइल का हल ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान जैसे तमाम दीगर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये एक रिवायत रही है, जमहूरियत की रिवायत रही है कि जब भी सियासी मसाइल या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ दोस्तों के कहने के ऊपर उस टेम्परेचर को नीचे किया जाता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन भी नवी नवेली बनी है 2-3 साल पहले, और वो नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी हैं। उसके अलावा नून लीग के अंदर हबीब साहब बताएंगे, चौधरी निसार अली साहब से लेके शहबाज शरीफ साहब से लेके राना तनवीर साहब से लेके सब ऐसे लोग हैं जो दोस्तों की बातें सुन लेते हैं, सुन भी लेनी चाहिए। वैसे जिन एक्सेप्शंस का आपने जिक्र किया, पहले तो ये देखना है कि वो एक्सेप्शंस भी हैं या नहीं है या नहीं है, ये भी बात दुरुस्त है। इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।